जय हिंद बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आपको ऐसे लेक्चर्स जो किसी कोचिंग संस्थान में ही आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे टीचर से, वो आपको हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, करंट जनरल स्टडीज़ की आपकी ज़रूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऑथेंटिक वीडियो समय समय पर मिलती रहे, आपके एग्ज़ाम के समय मिलती रहे। हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं, आज उनके लिए क्लास है। ये है कामायनी छायावाद की छायावादी अन्यतम कृति है। कई बार पूछा गया है, छायावादी अन्यतम कृति है कामायनी। इसको कई बार एग्जाम में आया है कि इसकी मीमांसा कीजिए कि कामायनी छायावाद की अन्यतम कृति है। हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है एक छायावादी रचना है। छायावाद के जो 4 कवि हैं उसमें कौन कौन से हैं अच्छी तरह आप जानते हैं, प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा। तो इन कवियों में इनके जो शीर्ष छायावाद के संबंधित जो शीर्ष रचना कामायनी है, इसी को आपको बिंदु वाइज सिद्ध करना है। कैसे ये है, तो इसको हम कुछ बिंदुओं में सिद्ध करेंगे कि ये छायावाद की किन किन विशेषताओं के कारण इसको छायावाद की अन्यतम कृति माना जाता है। आखिर ऐसी इसमें कौन कौन सी कामायनी में विशेषताएँ हैं, शिल्पगत या भावगत कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं जिसकी वजह से इसको छायावाद की अन्यतम कृति माना जाता है। तो उसको जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका डिस्कशन करेंगे, वो बिंदु है, पहला है जिसकी वजह से माना जाता है वो पौराणिक आख्यान। पौराणिक आख्यान। अब ये कहेंगे कि पौराणिक आख्यान छायावादिकृत के लिए क्या ज़रूरत है, तो इसको भी चर्चा करेंगे। दूसरा है, दूसरे को आप अगर दूसरी इसकी देखेंगे तो श्रृंगारिकता। क्या है? श्रृंगारिकता। तीसरा, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु अगर हम देखेंगे तो प्रकृति पर चेतना का आरोप। प्रकृति पर चेतना का आरोप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पे जो अगला बिंदु बनता है सर्वात्मवाद, जिनकी वजह से कामायनी छायावाद की अन्यतम कृति बनी है, सर्वात्मवाद। पांचवा बिंदु अगर देखें तो इसमें आपका आ जाएगा मानवतावाद। ये तो हो गई भावपक्ष। भावपक्ष जो बनाते हैं इसको अन्यतम कृति। भावपक्ष की तरफ से देखेंगे आप तो ये बिंदु दिखाई पड़ेंगे आपको। अगर शिल्प पक्ष की तरफ से देखें, शिल्प पक्ष, इसकी तरफ से देखें तो पहला अगर बिंदु इसमें पाएंगे तो भाषा, चित्रमयी भाषा। इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक। दूसरा बिंदु होता है छंद, तीसरा बिंब। ठीक। इन 3 बिंदुओं के आधार पर कैसे, इन बिंदुओं के आधार पर कामायनी को तो बनाया गया है, और भी जो कृतियां हैं वो कैसे छायावाद की अन्यतम कृति बन पाई हैं। तो पहला अगर हम लेंगे पौराणिक आख्यान। क्या है? पौराणिक आख्यान छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि पुरानी चीज़ों को नए कलेवर में प्रस्तुत करना। अगर हम कामायनी की बात करें तो कामायनी किसकी कथा है? मनु और श्रद्धा की। मनु और इनकी कहानी है, लेकिन ये कहानी जो पौराणिक आख्यान है उसकी कहानी के आधार पर नहीं है। इसमें मानव जीवन की समस्त यात्रा, समस्त यात्रा मतलब बाह्य जगत, मानव मन की समस्त यात्रा मतलब बाह्य जगत की यात्रा और अंतर्मन की यात्रा। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मानव जीवन कैसे विकास करता है, वो अपनी दुनिया को कैसे विध्वंस के बाद कैसे विकसित करता है, कैसे आगे वो डेवलप करता है, कैसे अपने साम्राज्य का, चाहे वो अपने घर का साम्राज्य हो, पूरे महल का पूरे देश का साम्राज्य हो, कैसे वो फिर डेवलप करता है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसकी भावनाएं। अगर अंतर्मन की यात्रा की बात करें तो अंतर्मन की यात्रा उसके समय के साथ उसकी यात्राएं, उसके अंतर्मन की यात्रा, जैसे वो पहले उसका प्रेम के बाद प्रेम से दूरी के बाद पुनः प्रेम, उसके पुत्र, उसकी अन्य भावनाएं, जैसे उसके अंदर मानव के अंदर दानव भी है,
वो कब जग जाए, ये चीज़ें मानव मन की, हर आदमी जानता है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो कब जग जाए, कब वो मानव हो जाए, कब दानव हो जाए, इसके बारे में हर आदमी एकदम बुरा नहीं होता, कोई आदमी एकदम अच्छा नहीं होता है। तो उस मानव मन की जो उठापटक है, जो दोनों पक्ष हैं मानव मन के, वो दोनों पक्ष ले करके ये पूरी यात्रा है। उस यात्रा में आनंदमयी स्रोत की तरफ या आनंद मूलक प्रेम की तरफ कैसे बढ़ा जाए, इसको कामायनी में बताया गया। पौराणिक आख्यान में अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत ही हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, इसके अगर देखा जाए तो पहला क्या है, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, गिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ठीक, ये पौराणिक आख्यान, ये अगर आप देखेंगे तो कामायनी जब खोलेंगे तो पहला छंद यही है, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहाँ मन को प्रथम पुरुष, यानी सब कुछ खत्म हो गया था, केवल मनु और श्रद्धा बची हुई थे। तो मनु ही उसमें वो प्रलय प्रवाह देख रहे थे, अपने आगामी जीवन का ताना बाना बुन रहे थे, और उनको अपने देव सभ्यता के ध्वंस का सारी चीज़ें उनके स्मृतियों पर बार बार आ जा रही थी। और महाकाव्य की एक विशेषता होती है कि उसका जो ईश्वर की आराधना से, स्तुति से शुरू होता है, जो उसका पहला पद होता है, यहाँ पर कामायनी पर आक्षेप लगता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है। तो उन्होंने जो हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरि के से शुरू किया, हिमगिरि मतलब ईश्वर को इसमें अगर अब समाहित माना जाए तो हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर भाई, तो हिमगिरि से ही शुरू किया। तो ऐसे माना जा सकता, इसी को विद्वानों ने इसी रूप में लिया है कि इसकी आराधना स्तुति को हिमगिरि या हिमालय, जो कैलाश शिव का स्थान है और शिव के सर्वात्मवाद की पूरी स्पष्ट छाप जयशंकर प्रसाद के ऊपर है, तो उसके शुरुआत के रूप में उन्होंने हिमगिरि का ही नाम लिया है। तो इस रूप में इसको देखा भी जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं पौराणिक आख्यान जो मनु और शतरूपा की कहानी थी, उसको उन्होंने आधुनिक रूप में पूरी तरह से नए कलेवर में व्यक्त कर दिया है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए ये अन्यतम कृति मानी जा सकती है। दूसरा बिंदु अगर है, दूसरा बिंदु के रूप में देखते हैं श्रृंगारिकता। क्या है श्रृंगारिकता? दूसरा बिंदु है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता देखिए, अब रीतिवादी श्रृंगारिकता क्या थी? रीतिवादी श्रृंगारिकता की बात करें तो वहाँ पर यह था कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन ही शोभात। इस तरह से बहुत सारी नारी को एकदम से भोगवादी संस्कृत या भोगवादी उपभोक्ता की वस्तु मान करके, उपभोग की वस्तु मान करके, सामंतवादी युग था चूँकि, तो उनको खुश करने के लिए नारी के उस रूप की चर्चा की गई है जो सबसे कह सकते हैं कि एक ऐसा रूप है जो नारी के गरिमा को ठेस पहुंचाता। उस रूप को, वहीं से उसी रूप को, उसी श्रृंगारिकता को, उसी सौंदर्य को छायावाद ने एक ऐसे कलेवर में प्रस्तुत किया है कि नारी का पूरा पूरा रूप ही बदल गया है। छायावाद से आकर के रीतिकाल से आकर के छायावाद की नारी एकदम नए रूप में दिखाई पड़ती है, उसके दृष्टिकोण लोगों का बदलता है, और अब वो दया और माया की मूर्ति, दया माया ममता की मूर्ति हो गई है। उसमें सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, दया माया ममता लो आज, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास।
तुम्हारा हमारा हृदय रत्न स्वच्छ खुला है आज तुम्हारे पास। हमारा हृदय रत्न स्वच्छ खुला है आज तुम्हारे पास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ खुला है आज तुम्हारे पास। इसी तरह से दूसरी अगर देखें जो बहुत ही, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नभ पग तल में, यहाँ लिख देते हैं नारी तुम, श्रृंगारिकता की कहानी देखिए इसमें कितनी बेहतरीन बातें कही। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग नभ पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जीवन के सुंदर समतल में। ठीक, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नभ पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ पर हालांकि जो नारी की भोगवादी स्थिति थी रीतिकाल में, उसको उठा करके यहाँ पर इस लेवल में श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बना दिया गया। हालांकि बाद में जब हम नई कविता आती है, समकालीन कविता आती है, प्रगतिवाद आता है छायावाद के बाद, तो वहाँ पर इस रूप पर भी आपत्ति की गई है कि नारी केवल श्रद्धा की मूर्ति नहीं है, नारी संपूर्ण नारी है और नारी केवल नारी है। जैसे पुरुष पुरुष है वैसे नारी नारी है, उसमें श्रद्धा और उसकी नहीं, वो उसको संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। उसको केवल श्रद्धा की मूर्ति के रूप में आप नहीं देख सकते हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं। उसे एक जीवन में, मानव जीवन में जो एक जीवन की जो एक धारा होती है, उस धारा में अगर पुरुष आधी धारा है तो महिला दूसरी धारा है, स्त्री दूसरी धारा है, और दोनों को साथ साथ चलना है। किसी एक धारा के रुकने पर सृष्टि के रुकने, जैसे पुरुष के रुकने पर भी सृष्टि रुक सकती है और स्त्री के रुकने पर भी सृष्टि रुक सकती है। जितना अधिकार स्त्री का है उतना अधिकार पुरुष का भी है, या पुरुष का जितना अधिकार है, या पुरुष जिस लेवल में जिस अधिकार का भागी है उसी अधिकार का, उसी तरह से नैसर्गिक अधिकार उसका भी है। ये तो बात की बात है। इसके बाद अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं प्रकृति पर चेतना का आरोप। प्रकृति हर युग के कवियों की एक विशेषता रही है कि ना, बिना प्रकृति के सौंदर्य पूरा ही नहीं होता। हालांकि पंत ने कहा है, पंत की बात सुनिए, पंत ने क्या कहा है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उन्होंने प्रकृति की छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो वो प्रकृति की गरिमा को, प्रकृति को इतना गहराई से मानते थे कि उनका जो वो था, वो स्त्रियोचित सौंदर्य था, उनको आकर्षित नहीं करता था। यहाँ पर भी प्रकृति पर चेतना का आरोप है। उन्होंने प्रकृति की जो एक बेला है, शाम की बेला है, उस पर उन्होंने कैसे कहा, कामायनी में कैसे व्यक्त हुआ है, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरे उठा बेसुधे अंचल। पगली हाँ संभाल ले कैसे, इसको मिटा देता हूँ, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरे उठा बेसुध अंचल। अगला बिंदु देखिए, पगली हाँ, इसमें है प्रकृति पर चेतना का आरोप कैसे है। प्रकृति के वर्णन में उन्होंने लिखा है, पगली हाँ संभाल ले कैसे, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख
बिखरती है मणिराजी, बिखरती है मणिराजी, अरि उठा बेसुध अंचल। ठीक, ये है कमाल छायावाद का कि यहाँ पर प्रकृति को ही इन्होंने कितने सुंदरता से एक नारी का रूप दे दिया है, क्योंकि नारी ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति होती है। प्रकृति जो है उसी नारी के रूप में है, उसके वस्त्र के रूप में उन्होंने अपने जो शाम का समय है, जो मौसम है, उसके आधार पे उन्होंने इसको दिया है। तो पगली यहाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरि उठा बेसुध अंचल। अगला बिंदु अगर देखें तो सर्वात्मवाद। जयशंकर प्रसाद की ऊपर जयशंकर प्रसाद की विचारधारा पर सर्वात्मवाद, शैव सर्वात्मवाद का पूरा असर था। और उसका जो है एक शुरुआत में ही अगर आप देखें कामायनी में तो एक लाइन है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़या चेतन। क्या है? नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़या चेतन। तो सर्वात्मवाद एक ही तत्व है। सर्वात्मवाद मतलब ये होता है कि सब सारी चीज़ें एक ही अंश में समाहित हैं, और वही चीज़ में लिखा हुआ, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तत्व था एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़या चेतन। चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, सब एक तत्व के ही अंतर्गत आते हैं, एक ही तत्व है, और वो है शिव का तत्व। तो इस तरह से इसमें है। अगला बिंदु अगर देखें मानवतावाद, तो मानवतावाद हम जानते हैं कि कामायनी पूरे मानव जीवन की ही, बाह्य जगत की और अंतर मन की यात्रा है, और मानवतावाद इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर इसमें इसको स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो भी यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और अगर मानव जीवन से जोड़ें तब भी वहाँ पर मानव जीवन के उत्थान की समस्त कहानी दिखाई पड़ती है। एक लाइन देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में बंद हो गया था, तो गांधी जी या पूरा देश निराशा के दौर में था, उस समय शक्ति अर्जित कर रहा था, और हम सबके अंदर, सब सारी कवियों को ये पता था कि ये शक्ति तो यहीं अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। अगर अपने आप को इकट्ठा करें, इकट्ठे हों और अपने आप को प्रबल समझें तो बहुत कुछ हो सकता है। वही शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। आज जो विकलता निराशा की चीज़ें बिखरी हुई हैं, लोग इधर उधर हैं, उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए, तो भारत गुलामी से ही आज़ाद नहीं होगा, पूरा विश्व जो गुलामी के अंधेरे में वो भी निकलेगा। विजयनी पूरी मानवता जाति के लिए एक गुलामी की जंजीर से निकलना मतलब मानव जाति की विजय होगी, और एक जो कुप्रथा है पूरे विश्व में, इसके हार का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी लाइनें इन्होंने लिखी थी, ये मानवतावाद है। इस तरह देखते हैं कि अगर कामायनी को छायावादी आलोक में तय किया जाए, छायावादी पैमाने पर इसको जो सेट किया जाए, तो इन बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि छायावाद की अन्यतम कृति है। अब देखते हैं, बारी है इसके
शिल्प पक्ष की, शिल्प पक्ष में अगर देखें तो चित्रमयी भाषा, इसकी भाषा को इतना मधुर छायावाद ने बना दिया कि वो छाया जो पहले था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हमने खड़ी बोली में कविता करने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। मतलब छायावादी खड़ी बोली में काव्य करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन छायावादी कवियों ने इसे उतना ही मधुर बना दिया जितना ब्रज भाषा काव्य के लिए मधुर थी, या कहीं उससे अधिक आगे निकल गई। आज हम खड़ी बोली को काव्य के हर विधा के रूप में इतने बेहतरीन तरीके से, जो वैश्विक भाषा के रूप में, वैश्विक भाषा के रूप में या वैश्विक भाषा की प्रतिद्वंदिता आराम से हिंदी भाषा करने लगी है खड़ी बोली, उस रूप में इन्होंने देखा है। इसकी एक लाइन देख सकते हैं आप, जो है कि कितनी सुंदर लाइन है। मधुमय बसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। चित्रमयी भाषा का सबसे कितना अप्रतिम उदाहरण है ये, मधुमय बसंत जीवन बन के। कभी ये लगता ही नहीं था कि खड़ी बोली हिंदी इतनी सौम्य शब्दों में इतनी बेहतरीन बातें कह सकती है। मधुमय बसंत, मधुमय वसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, लहरों में कब आए थे तुम चुपके से, आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। पहरों में अगर छंद की बात की जाए तो छंद का अप्रतिम उपयोग करना छायावादी कवियों ने किया है, और छंद के अनुसार कविता नहीं लिखी है, उन्होंने कविता के भाव के अनुसार छंद रचे हैं। इसलिए कविता जो छंद की जो मौलिकता है, काव्य की मौलिकता, छंद की मौलिकता, सब एक अपने अप्रतिम रूप में व्यक्त हुई है। अगर काव्य के अनुसार या छंद चुना जाता या मतलब छंद के अनुसार काव्य चुना जाता तब मुश्किल काम होता, लेकिन यहाँ पर उनकी भाव और काव्य के अनुसार छंद अपने आप बनते चले गए हैं। तो ये छायावादी कवियों की अन्य विशेषता है। बिंब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सौम्य बिंब भी कितना अप्रतिम है, और दूसरा रौद्र बिंब। जैसे सौम्य बिंब की बात करें तो पगली हाँ संभाल ले कैसे, पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध अंचल। पीछे अपने लिखा था लाइन को, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध अंचल। अगर रौद्रबिंब देखा जाए तो रौद्रबिंब कहाँ कहाँ व्यक्त हुआ है। रौद्रबिंब उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, फन फैलाए ब्यालों सी। कितना टफ बिंब, कितना रौद्र बिंब है ये, आप अंदाज लगा सकते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, वो जो प्रलय होता है तो उस समय की बात कर रहे हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अपने आप ही उत्तुंग लहरें, वो भी रौद्र और विशाल लहरें सामने आ जाती हैं। तो ये इनके अगर भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों से देखा जाए तो छायावादी काव्य, कामायनी छायावाद के अन्यतम कृत तो है ही है। इसके अलावा हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का, लयात्मकता लाने का, मधुरता लाने का, भाव पक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो उसमें भावों का अतिरेक भरने का, रसात्मकता उत्पन्न करने का सारे श्रेय छायावादी कृति को, छायावादी कवियों को जाता है। और कामायनी छायावाद के अन्यतम कृत तो है ही है। इस तरह से
पूरी मीमांसा कंप्लीट हुई छायावादी। अन्यथा अगर आता है एग्जाम में तो आप ये पूरा कंप्लीट आंसर है, इसको आप पूरे अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।